India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये परीक्षाएं 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होनी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा कि निर्धारित तारीख से बमुश्किल 48 घंटे पहले परीक्षा को स्थगित कर दिए जाने से तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन में अराजकता और अनिश्चितता की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 परीक्षा टालने की याचिका पर वादी छात्रों को राहत नहीं दी है। इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए होने वाली गेट 2022 परीक्षा टालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। याचिकाकर्ता ने कोविड की तीसरी लहर के चलते परीक्षा टालने की मांग की थी। परीक्षा 5 फरवरी से होनी है। कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि परीक्षा से 48 घंटे पहले इसे टालने को लेकर सुनवाई छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पल्लव मोंगिया द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद अदालत ने पहले तत्काल आधार पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। याचिका में गेट पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि 200 केंद्रों पर 9 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई कोविड उपयुक्त दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर याचिका दाखिल करने वालों में कुछ छात्र और कोचिंग संस्थान के संचालक शामिल थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की बेंच याचिकाकर्ताओं की अपील पर आश्वस्त नजर नहीं आई। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बता रहे हैं कि 9 लाख छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं। इनमें से लगभग 20,000 ने परीक्षा टालने की मांग पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन इस समय अगर हम इस मांग पर सुनवाई शुरू करते हैं तो ये सिर्फ अनिश्चितता पैदा करेगा। जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर ली है वो परेशान होंगे। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील पल्लव मोंगिया ने परीक्षा के आयोजन से कोरोना फैलने का अंदेशा जताया, लेकिन जज ने कहा कि पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार की स्थिति अलग है। अब जब सारी चीजें एक एक कर खुल रही हैं, एक शैक्षणिक मामले में कोर्ट का दखल देना सही नहीं लगता। परीक्षा के आयोजन पर अधिकारियों को ही फैसला लेने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की अधिसूचना अगस्त 2021 में ही जारी हो गई थी। गेट में उपस्थित होने वाले हजारों छात्रों ने कोविड-19 महामारी स्थितियों को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। गेट परीक्षा के उम्मीदवारों को कोरोना से संक्रमित होने का डर है और कई छात्र ऐसे भी हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसे में छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। छात्रों ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से 8 लाख छात्रों के आने से ये स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी, जो उनके साथ साथ आम जनता के लिए भी असुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं फ्यूचर रिटेल लिमिट के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाले बैंकों के संघ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो अमेजन और रिलायंस को कंपनी के लिए बोली लगाने की अनुमति दे। कोर्ट FRL की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने वाले ऋणदाताओं के पत्रों को रद्द करने की मांग की गई थी, जो कि रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे की पृष्ठभूमि में था, जो विभिन्न मंचों के समक्ष मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के कारण रुका हुआ था। कोर्ट FRL का एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने वाले ऋणदाताओं के पत्रों को रद्द करने की मांग की गई थी, जो कि रिलायंस रिटेल के साथ सौदे की पृष्ठभूमि में मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के कारण रुका हुआ था। सुनवाई की आखिरी तारीख को बेंच ने कंसोर्टियम से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इधर FRL की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बताया कि हलफनामे में कहा गया है कि एक अंतरिम मध्यस्थ अवार्ड उधारदाताओं के रास्ते में नहीं आएगा और ये कि FRL के ऋण खाते, गैर निष्पादित संपत्ति या
एनपीए बन गए हैं। उन्होंने बैंकों से बात करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा। उन्होंने कहा कि अगर रिलायंस जीत जाती है तो फ्यूचर को पूरे समूह के रूप में 20,000 करोड़ मिलेंगे और एफआरएल का अलग हिस्सा नहीं होगा। साल्वे ने तब संकेत दिया था कि एफआरएल का झुकाव अमेजॉन की तुलना में रिलायंस के साथ सौदा करने के लिए अधिक था। अमेजॉन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा, हमें बैंकों के साथ जुड़ने में कोई समस्या नहीं है। यदि कोई निषेधाज्ञा सफल होती है तो सिस्टम लागू हो जाएगा। हम ऋणदाताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अमेजन ने एक प्रस्ताव दिया, ये मध्यस्थता का विषय है। मैं सिद्धू के रोड रेज मामले में दी गई सजा पर पीड़ित परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल समीक्षा याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लेटर सर्कुलेट कर मामले की सुनवाई टाल दी जाए। पत्र में कहा गया कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला सुनवाई के लिए अभी लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले में साफ कर चुका है कि सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या के आरोप पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में सिद्धू पर सिर्फ मारपीट के मामलों के तहत दी गई सजा को बढ़ाने की मांग पर ही विचार होगा। इधर सिद्धू फिलहाल कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष हैं और राज्य में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने 15 मई 2018 को इस मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार कर दिया था जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी माना था। शीर्ष अदालत ने सिद्धू को 65 साल के बुजुर्ग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें जेल की सजा से बख्श दिया गया था। उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए दंड के तहत अधिकतम 1 साल की कैद या 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने सिद्धू के सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू को ये कहते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया था कि दिसंबर 1988 के इस अपराध के समय सिद्धू के साथ उनकी मौजूदगी का कोई भरोसेमंद गवाह नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के नेता और पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म के कथित मामले में एक हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को विधायक बैंस की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस पर उनके खिलाफ बलात्कार के एक मामले में उनके आचरण पर आपत्ति जताई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बैंस के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले दर्ज किए। सीजेआई रमन्ना ने बैंस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने अपने मुवक्किल का रवैया देखा है। वो 2 बार विधायक हैं और वो इस तरह के व्यवहार करते हैं। उसने उस महिला के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए। अब वो अग्रिम जमानत चाहता है। वो चाहता है कि महिला जेल जाए। राज्य पुलिस तंत्र के इस तरह के दुरुपयोग के पक्षकार नहीं हो सकते। जस्टिस रोहतगी ने हालांकि कहा कि शिकायतकर्ता झूठे मामले दर्ज कर रहा था और नौकरी के रैकेट चलाने में शामिल था। कोर्ट ने हालांकि कहा है कि शिकायतकर्ता महिला की रक्षा करेगा। कोर्ट ने पंजाब के महाधिवक्ता को भी मामले में पेश होने का आदेश दिया। बैंस ने लुधियाना की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी जिसने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया। हलफनामे में सरकार ने इसे मरीजों की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। दिल्ली सरकार ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अस्पताल के कोरोना वार्ड से सीसीटीवी फुटेज की जब्ती और स्क्रीनिंग नैतिक रूप से गलत है, चाहे वो फुटेज अलग अलग कमरे की हो या गहन देखभाल इकाई की हो। ये कदम दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। हलफनामे में सरकार ने इसे मरीजों की निजता का अधिकार का उल्लंघन भी बताया। दिल्ली सरकार ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अस्पताल के कोरोना वार्ड से सीसीटीवी फुटेज की जब्ती और स्क्रीनिंग नैतिक रूप से गलत है, चाहे वो फुटेज अलग अलग कमरे की हो या फिर गहन देखभाल की।
ये कदम उन रोगियों की गोपनीयता का उल्लंघन भी होगा जिन्हें उस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, अत्यधिक पीड़ा के दौर से गुजरने के बाद रोगियों और उनके परिवारों को गोपनीयता की उचित उम्मीद है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारियों ने ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों में समन्वय करने का कठिन कार्य किया। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कम आपूर्ति थी। इन अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान लगातार काम किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक दिन में ऑक्सीजन की कमी के चलते 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल की ओर से कहा गया था कि शुरुआती जांच में पता चला कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 11 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखे हैं, इसे डिस्चार्ज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। गोकुलपुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 147, जिसमेम कि 148 दंगा घातक हथियार से लैस, 380 यानी कि घर में चोरी, 427, 436 साथ ही 149 जिसमें गैर कानूनी असेंबली के तहत आरोप तय किए गए हैं। बेंच ने कहा कि तथ्य ये है कि आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहे हैं। इस मामले में उनके आरोप मुक्त होने के आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्हें 2 सार्वजनिक गवाहों और 2 पुलिस गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से पहचाना गया है। आरोपियों का कहना है कि इस मामले में संबंधित सीसीटीवी घटना के सटीक स्थान यानी शिकायतकर्ता नसीम खान के दुकान से संबंधित पाया गया है। प्राथमिकी नसीम खान नामक व्यक्ति की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी दुकान में प्रवेश किया, जिसे लूट लिया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत में किसी हमलावर का नाम नहीं लिया। हालांकि जांच के दौरान 2 सार्वजनिक गवाहों और 2 पुलिस गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सार्वजनिक गवाहों ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्ति गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोकलपुरी क्षेत्र में तोड़फोड़ और संपत्तियों को जला दिया था। उन्होंने शिकायतकर्ता की दुकान को भी लूट लिया, क्षतिग्रस्त किया गया और आग लगा दी गई। उन्होंने विशेष रूप से सभी आरोपियों के नाम लेते हुए कहा कि वो उन्हें पहले से जानते हैं और घटना के समय दंगाइयों के बीच उनकी पहचान भी कर ली गई। इसी तरह से पुलिस के गवाहों ने भी दंगाइयों में से आरोपियों की पहचान की थी। कोर्ट ने कहा कि घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता एक पुष्ट साक्ष्य के रूप में काम करेगी। कोर्ट ने 11 के खिलाफ आरोप तय किए। तो इधर हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को 75% आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस आरक्षण को चुनौती देने वाली फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया गया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियुक्तियों से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। ये कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। याची ने कहा है कि ये कानून योग्यता के बदले रिहाइश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कानून निजी क्षेत्र के विकास को भी बाधित करेगा और इसके कारण राज्य से उद्योग पलायन भी आरंभ कर सकते हैं। याची ने कहा कि ये कानून वास्तविक तौर पर कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए 2 मार्च 2021 को लागू अधिनियम और 6 नवंबर 2021 की अधिसूचना संविधान संप्रभुता के प्रावधानों के खिलाफ है। रोजगार अधिनियम 2020 को सिरे से खारिज करने की याचिका में मांग की गई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया था। हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संविधान के जिस प्रावधान का हवाला देकर ये एसोसिएशन हाई कोर्ट पहुंची वो नागरिकों के लिए है, कंपनी पर वो लागू ही नहीं होता। ऐसे में याचिका आधारहीन और इसे खारिज किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस प्रवृत्ति की निंदा की है जिसके तहत पत्नी के माता पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की बजाय केवल आवेदक पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए इन केंद्र में आते हैं। जस्टिस
राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि ये देखा गया है कि पार्टियां मध्यस्थता की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही हैं और पूर्व नियोजित दिमाग से यहां आ रही हैं। इस मामले में एक फराज हसन ने याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। यह जमानत उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 308 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 के तहत दर्ज मामले में मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में होगा कि दोनों पक्ष अपनी गलतफहमी को सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए निपटा ले। इसलिए न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वो 50,000 की राशि मध्यस्थता केंद्र में जमा करा दे और इस पूरी राशि का भुगतान मध्यस्थता केंद्र के समक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही पत्नी को किया जाएगा। हालांकि इस मामले पर टिप्पणी करने से पहले अदालत ने कहा कि अदालत के संज्ञान में ये आया है कि पक्ष पूर्व नियोजित योजना के साथ मध्यस्थता के लिए आते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी मामले को AHCMCC में इस आशा और विश्वास के साथ संदिग्ध करती है कि दोनों पक्षकार इस प्रक्रिया और मंच का उपयोग कुछ उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिए करेंगे। मध्यस्थता की प्रक्रिया आवेदक द्वारा जमा की गई राशि अर्जित करने के लिए नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले के सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक मामले में आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि पक्षकारों को उनके बीच के विवाद को समाप्त कर पाए। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं को समाप्त करने की चुनौती देने वाली डॉक्टर कफील खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 4 हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन आदेश जारी किया था। खान को 2017 बीआरडी अस्पताल मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। अगस्त 2017 में गोरखपुर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 63 बच्चों की मौत हो गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि जब उक्त त्रासदी हुई थी तब वो इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी थे। बर्खास्ती को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। खान ने दलील दी कि मामले में कई जांच समितियों से हरी झंडी मिलने के बावजूद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने 8 आरोपियों में से खान को छोड़कर सभी को बहाल कर दिया। उन्हें सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया और अप्रैल 2018 में रिहा कर दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें सेवा से निलंबित भी कर दिया गया। विभागीय जांच की एक रिपोर्ट में उन्हें सितंबर 2019 में आरोपों से मुक्त कर दिया गया। पिछले साल चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी को रद्द कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 में दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विरोध बैठक में सीए एनआरसी के बारे में दिए गए उनके भाषण पर एक एफआईआर और उनके खिलाफ लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द किया गया। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.